नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक टॉपिक अभावी मांग और अधिमांग की समस्या के अंतर्गत जो बहुविकल्पीय प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन कर रहे टॉपिकों के अंतर्गत आज का यह नवा टॉपिक है। इसके पहले हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के टॉपिकों में समष्टि अर्थशास्त्र की भूमिका, समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय, राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां, मुद्रा, बैंकिंग, समग्र मांग, समग्र पूर्ति एवं संबंधित अवधारणाएं तथा अल्पकालीन संतुलन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज की यह क्लास 9वीं क्लास है तथा इस क्लास में हम लोग न्यून या जिसे कहते हैं अभावी मांग और अधिमांग की समस्या के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण रोजगार संतुलन से अभिप्राय है। कब पूर्ण रोजगार की स्थिति में संतुलन होता है? जब ऑप्शन ए बराबर AD बराबर AS होता है या संसाधनों के पूर्ण प्रयोग के साथ की स्थिति से है। इसका संबंध AS बराबर AD का। शून्य बेरोजगारी की स्थिति में पूर्ण रोजगार संतुलन की अवस्था पाई जाती है। या तो A तथा B दोनों सही है या इनमें कोई नहीं सही है। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति कब प्राप्त होती है? तो पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होने के लिए जब एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई के होती है, उस स्थिति में पूर्ण रोजगार प्राप्त होता है या इस स्थिति में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर स्थापित होता है। यहाँ पर संतुलन होता है। अगर AD की बात की जाए तो यह C प्लस I का योग होता है तथा AS या I या Y इसको कहा जाता है। AS जो होता है C प्लस S का योग होता है। अगर C दोनों में एक समान है, कैंसिल कर दिया जाए तो I बराबर यस प्राप्त होगा। और I बराबर यस या AD बराबर AS जहाँ पे होगा वहाँ पे पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी या अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। अगर I ज़्यादा है S से तो ऐसी स्थिति में आय एवं रोजगार में वृद्धि होगी तथा यदि I कम है S से अर्थात S ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में आय एवं रोजगार में कमी की स्थिति देखने को मिलेगी। पूर्ण रोजगार की स्थिति से क्या अभिप्राय है, इसको भी जान लेते हैं। पूर्ण रोजगार संतुलन से अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से है जब अर्थव्यवस्था में संसाधनों के पूर्ण उपयोग के साथ साथ AS बराबर AD की स्थिति हो। इस स्थिति में कोई अतिरिक्त क्षमता या बेरोजगारी नहीं होती है। या कह सकते हैं ऐसी स्थिति को पूर्ण रोजगार की स्थिति कहा जाता है जिसमें सभी लोगों को काम मिलता है। जो लोग काम करने के इच्छुक होते हैं, अगर उन समस्त लोगों को रोजगार मिल रहा है तो ऐसी स्थिति को पूर्ण रोजगार की स्थिति कहेंगे। या जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होती है तब भी पूर्ण रोजगार की स्थिति कही जाती है। या I बराबर यस जब बराबर होती है तो पूर्ण रोजगार की स्थिति कही जाती है। अच्छा, अल्प रोजगार किसे कहा जाता है? तो अल्प रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में उस स्थिति से है जब संसाधनों के पूर्ण उपयोग के बिना यस बराबर I होता है और संतुलन की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था का जो उपयुक्त क्षमता है वह प्रयोग नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर है 1 का पूर्ण रोजगार संतुलन से अभिप्राय जो है AS बराबर AD की स्थिति से होता है, ये सही है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। कब उत्पन्न होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन A उत्पादन के कारकों के अभाव के कारण, B तकनीक में परिवर्तन होने पर समायोजित करने में लगने वाले समय के कारण,
एक नौकरी से दूसरी नौकरी में हस्तांतरित होने में लगने वाले समय के कारण बी तथा सी दोनों सही हैं। तो प्राकृतिक बेरोजगारी से अभिप्राय तकनीक में परिवर्तन होने पर समायोजित करने में लगने वाले समय के कारण उत्पन्न होती है, या कह सकते हैं एक नौकरी से दूसरी नौकरी में हस्तांतरित होने में लगने वाले समय के कारण जो उत्पन्न होती है उसे प्राकृतिक बेरोजगारी कहते हैं। तो डी सही हो जाएगा इसका। अगर परिभाषा की बात की जाए प्राकृतिक बेरोजगारी की, तो ऐसी बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था में सदैव पाई जाती है उसे प्राकृतिक बेरोजगारी कहा जाता है। प्राकृतिक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति की निरंतर उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। इन परिवर्तन को समायोजित करने में समय लगता है। समायोजन के दौरान कुछ लोग क्या होते हैं, बेरोजगार रहते हैं, जिसे संघर्षात्मक या संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। तो प्राकृतिक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में सदैव पाई जाती है और तकनीक में परिवर्तन होने पर समायोजित करने में लगा समय और नौकरी छोड़ने के बाद नौकरी को दूसरी नौकरी को ढूंढने में जो समय लगता है उसमें जो लोग बेरोजगार होते हैं उसी को कहते हैं प्राकृतिक बेरोजगारी। तो इसका सही आंसर 2 का है डी। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, संघर्षात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है श्रम की अगतिशीलता के कारण, उत्पादन क्षमता के अभाव के कारण, निम्न मजदूरी के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो संघर्षात्मक बेरोजगारी जो है वह श्रम की अगतिशीलता के कारण उत्पन्न होती है। ये सही है। प्रोफेसर गार्डनर संघर्षात्मक बेरोजगारी की परिभाषा देते हुए बताते हैं, संघर्षात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो नौकरी में परिवर्तन से एक गत्यात्मक अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। संघर्षात्मक बेरोजगारी के कारणों में श्रम की गतिहीनता, कच्चे माल की कमी, रोजगार के अवसरों के विषय में जानकारी न होना, बिजली की कमी, मशीनों की टूट फूट, लोगों की रोजगार बदलने की प्रवृत्ति आदि के कारण जो बेरोजगारी पाई जाती है उसे संघर्षात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। तो संघर्षात्मक बेरोजगारी जो है श्रम की गतिशीलता के कारण, अर्थात लोगों को रोजगार बदलने की जो प्रवृत्ति होती है लोगों में, उसके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है संघर्षात्मक बेरोजगारी उसको कहा जाता है। इसी प्रकार से एक बेरोजगारी का प्रकार है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो कुछ उद्योगों में दीर्घकालीन ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। ऐसी बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। अगर बेरोजगारी के प्रकारों की बात की जाए तो ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी जिसमें प्रच्छन्न एवं मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। खुली बेरोजगारी, संरचनात्मक, अल्प, घर्षणात्मक एवं चक्रीय बेरोजगारी, यह कुछ बेरोजगारी के प्रकार हैं। ऐच्छिक बेरोजगारी किसे कहा जाता है? जब श्रमिक कोई भी उत्पादन कार्य करना ना चाहता हो या उसको रोजगार प्राप्त करने की कोई इच्छा न हो अथवा वे प्रचलित मजदूरी दर पर काम ना चाहते हैं तो इसलिए वे बेरोजगार हों, तो ऐसे बेरोजगारी को ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी को सामान्य बेरोजगारी के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है? अर्थव्यवस्था में श्रमिक जब प्रचलित चालू मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तैयार हो परंतु उसे उस मजदूरी दर पर कार्य ना मिले जिस मजदूरी दर पर वह काम करने के लिए तैयार हो, तो ऐसी स्थिति में उस बेरोजगार व्यक्ति को अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाएगा और यह बेरोजगारी मापी जाती है। ऐसी बेरोजगार अर्थव्यवस्था के लिए नापी जाती है, यही बेरोजगारी अनैच्छिक बेरोजगारी। और प्रच्छन्न बेरोजगारी का है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का प्रतिपादन जो है 1936 में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन द्वारा किया गया था। क्या है प्रच्छन्न बेरोजगारी? जब किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिक की आवश्यकता होती है उससे कहीं अधिक श्रमिक लगे होते हैं काम में। यदि कुछ श्रमिकों को काम से निकाल दिया जाए तो कुल उत्पादकता में कमी नहीं होगी, अर्थात इन श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता जो है वह शून्य होती है, बिना काम के ही काम में लगे रहते हैं। इसे
अदृश्य बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। और मौसमी बेरोजगारी में कृषि के मौसमी होने के कारण भारत में कृषि क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। शहरी बेरोजगारी में मुख्य रूप से औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। अगर संरचनात्मक बेरोजगारी की बात की जाए तो औद्योगिक क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी जो है दीर्घकालीन प्रकृति की होती है। विकासशील एवं अल्पविकसित देशों जैसे भारत में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी पाई कहते हैं। और यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार की बेरोजगारी दीर्घकालीन प्रकृति की होती है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी जो है दीर्घकालीन प्रकृति की होती है और संरचनात्मक बेरोजगारी ही भारत में पाई जाती है। इसके अलावा घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है, तो यह घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है विकसित देशों में पाई जाती है और नई तकनीक के प्रयोग के कारण एक व्यक्ति एक रोजगार से निकाल दिए जाने के बाद रोजगार की तलाश कर रहा होता है और इन दोनों रोजगार से निकालने के बाद और रोजगार की तलाश के बीच जो गैप होता है इसी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। इसके अलावा घर्षणात्मक बेरोजगारी के मुख्य कारण क्या हैं अभी बताए थे, दोबारा एक बार बता दे रहे हैं। बिजली की कमी, मशीनों की टूट फूट, लोगों के रोजगार बदलने की प्रकृति, कच्चे माल की कमी तथा बेरोजगारी, श्रम की गतिशीलता जो है घर्षणात्मक बेरोजगारी के कारण है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 4 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 3 का। अगला 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संघर्षात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है तकनीक में परिवर्तन के कारण, कारकों, श्रम के अतिरिक्त अभाव के कारण। ए तथा बी दोनों सही हैं और इनमें से कोई नहीं। तो संरचनात्मक बेरोजगारी जो है तकनीक में परिवर्तन के कारण और कारकों, श्रम के अतिरिक्त अभाव के कारण। तकनीक में परिवर्तन के कारण, तकनीक में व्यापक परिवर्तन या उतार चढ़ाव के कारण तथा उत्पादन के कारकों, भूमि, श्रम, साहस आदि के अभाव के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी जो है दीर्घकालीन प्रकृति की होती है और औद्योगिक क्षेत्रों में देखने को मिलती है। मुख्य रूप से भारत में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसको भी संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी के कारणों में उत्पादन के अन्य कारकों जैसे श्रम के अलावा पूर्ति में कमी का होना संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। श्रमिकों के पास नए उभरते हुए उद्योगों के लिए कोई निपुणता नहीं होना या कौशल नहीं होना संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। और उत्पादन तकनीक में परिवर्तन होने के कारण जो बेरोजगारी पाई जाती है या होती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, अभावी मांग के कारण उत्पन्न होता है। क्या अभावी मांग के कारण उत्पन्न होता है? अविस्फीति अंतराल, स्फीति अंतराल, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अभावी मांग के कारण अविस्फीति अंतराल उत्पन्न होता है। अभावी मांग या न्यून मांग के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 4 स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसमें अल्प रोजगार, अविस्फीति अंतराल, अवांछित स्टॉक तथा लाभों की हानि उत्पन्न होती है। इसके अलावा समग्र मांग के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में 4 महत्वपूर्ण स्थितियां जैसे स्फीति अंतराल, स्थिर जीडीपी, अधिमांग तथा मजदूरी कीमत जाल तथा लाभ में हानि की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन जो है वह है 6 नंबर, अविस्फीतिक अंतराल मापा जाता है। तो अविस्फीतिक अंतराल मापने के लिए ADF बराबर ADP होता है। तो ADF बराबर ADF माइनस ADP होगा, बराबर नहीं, ADF माइनस ADP होगा। तो सी सही है, सी। क्या है अविस्फीतिक अंतराल? किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए
जितनी मांग की आवश्यकता होती है, यदि समग्र मांग उससे कम हो तो इन दोनों के अंतर को अविस्फीतिक अंतराल कहा जाता है। अविस्फीतिक अंतराल तब उत्पन्न होता है जब क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो एग्रीगेट डिमांड से, तो पूर्ण रोजगार स्तर के अनुरूप हो। ऐसी स्थिति में अविस्फीतिक अंतराल उत्पन्न होता है। अविस्फीतिक अंतराल में उत्पादन का स्तर जो है पूर्ण रोजगार पर उत्पादन के स्तर से कम होता है। अविस्फीतिक अंतराल में एएस कम होता है एडी से, मतलब कहा जा सकता है कि पूर्ति ज़्यादा होती है, मांग कम होती है, समग्र मांग कम होती है और अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी अथवा अल्प रोजगार की स्थिति उत्पन्न होती है। अविस्फीतिक अंतराल से अर्थव्यवस्था में निम्न स्तरीय जाल उत्पन्न होता है। निम्न स्तरीय जाल उत्पन्न होने का मतलब हुआ निम्न या कम एग्रीगेट डिमांड होने की वजह से, कम समग्र मांग होने की वजह से निम्न निवेश होता है या कम निवेश होता है, जिससे क्या होता है, उत्पादकता कम होती है, उत्पादन कम होता है, जिससे कम आय, कम एग्रीगेट डिमांड, इससे अर्थव्यवस्था अविस्फीतिक जाल की ओर चली जाती है। तो यह एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, अधिमांग से अभिप्राय उस स्थिति से है जब। तो अधिमांग में क्या होता है, जब एडी ज़्यादा होता है एएस से। तो पूर्ण रोजगार के अनुरूप जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो ऐसी स्थिति में अधिमांग की स्थिति कहा जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिमांग क्या होता है, अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जिसमें एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई से। जब समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति, जब समग्र मांग जो है समग्र पूर्ति से ज़्यादा होता है, उस स्थिति को अधिमांग की स्थिति कहा जाता है। और अधिमांग के कारण अर्थव्यवस्था में क्या उत्पन्न होता है, स्फीतिक अंतराल। तो यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि अधिमांग के कारण अर्थव्यवस्था में स्फीतिक अंतराल उत्पन्न होता है। अच्छा, इसी के साथ न्यून मांग क्या है उसको भी जान लेते हैं। जब एग्रीगेट अधिमांग का बिल्कुल विपरीत है, जब एग्रीगेट डिमांड कम होता है और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति को न्यून मांग कहा जाता है। या जब अर्थव्यवस्था में समग्र पूर्ति समग्र मांग से ज़्यादा होती है, तो कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में न्यून मांग है। न्यून मांग के कारण अर्थव्यवस्था में अविस्फीतिक अंतराल उत्पन्न होता है। तो अविस्फीतिक अंतराल न्यून मांग के कारण उत्पन्न होता है और अंतराल जो है या स्फीतिक अंतराल जो है अधिमांग के कारण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, अधिमांग के कारण। तो अधिमांग के कारण अभी बताए, अधिमांग के कारण जो है स्फीतिक अंतराल उत्पन्न होता है। अधिमांग के कारण स्फीतिक अंतराल उत्पन्न होता है। स्फीतिक अंतराल उत्पन्न होता है ए, और कीमतों में वृद्धि होती है। स्फीतिक अंतराल को ही कीमतों में वृद्धि होना कहा जाता है। तो ए और बी दोनों सही हैं 8 का। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, और इसके अलावा अधिमांग के कारण क्या हो सकता है, अधिमांग के कारण कीमतों में वृद्धि होती है, या कह सकते हैं कि वस्तुएं महंगी होती हैं, स्फीतिक अंतराल उत्पन्न होता है, और इसके कारण जो है स्फीतिक अंतराल के कारण स्थिर जीडीपी की स्थिति बनी रहती है और अर्थव्यवस्था में कीमत जाल के कारण अतिमुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, लाभ में कमी आती है। तो यह इस अधिमांग के कुछ कारण थे। अगला 9 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसके कारण समग्र मांग में कमी नहीं होती है। तो आयातों में कमी के कारण समग्र मांग में कमी नहीं होती है, सी ऑप्शन सही है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण समग्र मांग में वृद्धि होती है। तो समग्र मांग में वृद्धि के जो कारण हैं वह हैं सभी, आयातों में कमी, निवेश व्यय में वृद्धि, सरकारी व्यय में कमी। समग्र मांग में वृद्धि के कारण जो है वह आयातों में कमी, निवेश व्यय में वृद्धि और सरकारी व्यय में वृद्धि। इन सब में आयात जब कम होगा तब क्या होगा, समग्र मांग कम होगी। निवेश व्यय में वृद्धि से समग्र मांग कम होता है और सरकारी व्यय में वृद्धि से भी समग्र मांग कम होता है।
अगला क्वेश्चन जो है वह है 11 नंबर क्वेश्चन। स्फीति का अंतराल उत्पादन के स्तर को बढ़ाता है, उत्पादन के स्तर को प्रभावित करता है, सामान्य कीमत स्तर को बढ़ाता है। बी तथा सी दोनों सही हैं। तो स्फीति का अंतराल जो है वह उत्पादन के स्तर को नहीं बढ़ाता है, उत्पादन के स्तर को प्रभावित नहीं करता है और सामान्य कीमत स्तर को बढ़ाता है। तो बी और सी दोनों सही हैं। स्फीति का अंतराल उत्पादन के स्तर को प्रभावित नहीं करता तथा स्फीति का अंतराल कीमत के स्तर को बढ़ाता है। तो बी और सी सही हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन। यदि समग्र मांग एडी के स्तर में वृद्धि करनी होती है, जिसका अर्थ है एडी वक्र का ऊपर की ओर खिसकाव, तो स्वायत्त निवेश में वृद्धि होनी चाहिए, स्वायत्त उपभोग व्यय में वृद्धि होनी चाहिए। ए तथा बी दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो समग्र मांग के स्तर में वृद्धि करनी होती है, तो इससे क्या होगा, स्वायत्त निवेश में वृद्धि होनी चाहिए समग्र मांग में वृद्धि करने के लिए, और स्वायत्त व्यय में वृद्धि होनी चाहिए। ए तथा बी दोनों सही हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन। अधिक तथा न्यून मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार की आय और व्यय नीति को कहते हैं। तो अधिक तथा न्यून मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार की आय और व्यय नीति को क्या कहा जाता है, राजकोषीय नीति कहा जाता है। आय और व्यय की नीति जो है वह राजकोषीय नीति कहलाती है। तो 13 का सही आंसर क्या है, बी। अगला 14 नंबर क्वेश्चन। अभावी मांग को ठीक करने के लिए राजकोषीय नीति के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा घटक अपनाया जा सकता है। तो राजकोषीय नीति के घटकों में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, कर दरों में कमी और सरकारी ऋण में कमी। तो यह सभी जो बातें हैं वह अभावी मांग को ठीक करने के लिए राजकोषीय नीति के तहत प्रयोग किए जाते हैं। तो 14 का सही आंसर डी है, जिसमें क्या क्या शामिल है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, कर दरों में कमी, सरकारी ऋण में वृद्धि को शामिल किया गया है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन। अभावी या अधिमांग को ठीक किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है, राजकोषीय नीति के द्वारा, मौद्रिक नीति के द्वारा, ए तथा बी दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो अभावी मांग को ए तथा बी दोनों के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। तो 15 का सही आंसर सी है। साथ साथ में जान लेते हैं हम राजकोषीय नीति या मौद्रिक नीति क्या है। तो राजकोषीय नीति से अभिप्राय सरकार की बजट संबंधी नीति से है। ऐसी नीति जो सरकार की आय व्यय से संबंध रखती है, उस नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में अधिक तथा न्यून मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए अपनाई जाती है। सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली राजकोषीय नीति के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं या प्रमुख उद्देश्य होते हैं, जिसमें उच्च आर्थिक विकास, मूल्य स्थिरता एवं असमानता में कमी प्रमुख उद्देश्य हैं। इन तीनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार जो है कुछ राजकोषीय नीति का सहारा लेती है और इसमें कुछ प्रावधान करती है, जैसे बचत एवं आय के अनुरूप या अनुपात को बढ़ाने का प्रयास करती है, निवेश की दर बढ़ाने का प्रयास सरकार करती है, कराधान एवं बुनियादी ढांचे का विकास करने का प्रयास करती है, बुनियादी या प्रगतिशील करों का अधिरोपण करती है, कमजोर वर्गों को करों से छूट प्रदान करने की योजना राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार करने का प्रयास करती है, विलासिता की वस्तुओं पर भारी से भारी कर लगाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाता है, अनार्जित आय को हतोत्साहित करती है। तो राजकोषीय नीति के प्रयोजन हेतु कुछ घटकों का प्रयोग सरकार द्वारा किया जाता है। उन घटकों में, राजकोषीय नीति के घटकों में सरकारी व्यय, कर, सार्वजनिक उधार, सार्वजनिक ऋण और आरबीआई से उधार को शामिल किया गया है। तो यह राजकोषीय नीति के जो प्रमुख उद्देश्य, घटक
और राजकोषीय नीति के जो 3 मेन उद्देश्य हैं, उच्च आर्थिक विकास, मूल्य स्थिरता एवं असमानता की कमी को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जाते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से जाना। इसी के साथ मौद्रिक नीति के बारे में भी जान लेते हैं। तो मौद्रिक नीति क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति है जिसके माध्यम से किसी देश का मौद्रिक प्राधिकारी, खासकर उस देश का केंद्रीय बैंक, जैसे भारत में है, भारत में आरबीआई द्वारा, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, तो भारत में आरबीआई अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज की दरों के नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करता है, ताकि वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी से बचा जा सके और मुद्रास्फीति से बचा जा सके। तो केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई जाती है। आरबीआई साख की पूर्ति नियंत्रण करके अर्थव्यवस्था में अधिक अथवा न्यून मांग की स्थितियों को ठीक करने का प्रयास करती है। तो क्या है मौद्रिक नीति? मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति है जिसके माध्यम से किसी देश का मौद्रिक प्राधिकारी, खासकर उस देश का केंद्रीय बैंक, उस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज की दरों के नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करता है, ताकि वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी से बचा जा सके या मुद्रास्फीति से बचा जा सके। अगर मौद्रिक नीति के उद्देश्यों की बात की जाए तो विनिमय दरों में स्थिरता तथा तटस्थता प्राप्त करना, कीमत स्थिरता प्राप्त करना, पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना, आर्थिक वृद्धि या आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना। अगर मौद्रिक नीति के उपकरणों की बात की जाए तो परिमाणात्मक और गुणात्मक 2 प्रकार के उपकरण मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनमें मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, खुले बाजार की क्रियाएं, रिपो, रिवर्स रिपो तथा गुणात्मक उपायों में नैतिक दबाव, साख मार्जिन और प्रत्यक्ष कार्यवाही को शामिल किया जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि आरबीआई द्वारा जो मौद्रिक नीति के समय कौन से जो उपकरण हैं वह गुणात्मक के माध्यम से प्रयोग किए जाते हैं और कौन से उपकरण जो हैं परिमाणात्मक चर के माध्यम से प्रयोग किए जाते हैं। तो परिमाणात्मक में याद रखना है बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, सीआरआर, एसएलआर, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो है वह सी सही है, ए तथा बी दोनों सही। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए राजकोषीय नीति के निम्नलिखित में से कौन से उपाय अपनाए जाने चाहिए? तो स्फीतिक अंतराल को कम करने के लिए राजकोषीय नीति के उपायों में करों में वृद्धि करनी चाहिए, सार्वजनिक व्यय में कमी करनी चाहिए, सरकारी ऋण में वृद्धि करनी चाहिए। मतलब सभी उपाय इसमें सही हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, अधिमांग को ठीक करने के लिए मौद्रिक नीति के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा घटक अपनाया जा सकता है? तो अधिमांग को ठीक करने के लिए मौद्रिक नीति के जो घटक दिए गए हैं, बैंक दर में वृद्धि करना, यह भी सही है, नगद आरक्षी अनुपात में वृद्धि करना, यह भी सही है, सीमांत आवश्यकता में वृद्धि करना, तो यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही हैं, मतलब तीनों सही हैं। अब इस क्वेश्चन में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक दर और नगद आरक्षी अनुपात जो है यह परिमाणात्मक साख नियंत्रण के तरीके हैं तथा सीमांत आवश्यकता में वृद्धि जो है यह गुणात्मक साख नियंत्रण का तरीका है। तो यह भी ध्यान रखने वाली बात है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, अब स्फीतिक अंतराल की स्थिति को ठीक करने के लिए केंद्रीय बैंक सीमांत आवश्यकता बढ़ा देता है, सीमांत आवश्यकता कम कर देता है, नगद आरक्षित अनुपात बढ़ा देता है। बी तथा सी दोनों सही हैं। तो अस्फीतिक अंतराल की स्थिति को ठीक करने के लिए आरबीआई जो है सीमांत आवश्यकता को कम कर देता है, बी सही है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, गृहस्थों पर कर भार को बढ़ाकर सरकार की प्रवृत्ति होती है, कैसी होती है? तो अभावी मांग की स्थिति को ठीक करने की, स्फीतिक अंतराल की स्थिति को ठीक करने की, अधि मांग की स्थिति को ठीक करने की। बी तथा सी दोनों सही हैं। तो
तो गृहस्थों पर कर भार को बढ़ाकर सरकार की प्रवृत्ति होती है स्फीतिक अंतराल की स्थिति को ठीक करने की और अधिमांग की स्थिति को ठीक करने की। तो बी तथा सी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन जो है वह है 20 नंबर क्वेश्चन, मजदूरी कीमत जाल परिणाम है। तो मजदूरी कीमत जाल परिणाम जो है स्फीतिक अंतराल का परिणाम है, ए सही है। अगला क्वेश्चन जो है सत्य असत्य सही करना है, सत्य असत्य नहीं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्या भरना है? अल्प रोजगार संतुलन की स्थिति में अर्थव्यवस्था में क्षमता होती है। तो अल्प रोजगार संतुलन की स्थिति में अर्थव्यवस्था में अप्रयुक्त क्षमता होती है, अप्रयुक्त क्षमता होती है, इसमें अप्रयुक्त हो जाएगा। अगला खाली स्थान, बेरोजगारी से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जब लोग बेरोजगार रहने का चयन करते हैं। तो ऐच्छिक बेरोजगारी से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें रोजगार क्या होते हैं, बेरोजगार रहने का चयन करते हैं, अर्थात दी हुई मजदूरी दर पर जो मिलती है उस पर वह काम करने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। अगला 3 नंबर खाली स्थान, बेरोजगारी नौकरी में परिवर्तन से एक गत्यात्मक अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। तो संघर्षात्मक बेरोजगारी नौकरी में परिवर्तन से गत्यात्मक अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। तो इसका जो संघर्षात्मक सही होगा आंसर संघर्षात्मक बेरोजगारी। गार्डनर परिभाषा देते हुए बताते हैं कि संघर्षात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो नौकरी में परिवर्तन से गत्यात्मक अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। और संघर्षात्मक बेरोजगारी के कारणों में बेरोजगारी, श्रम की गतिहीनता, कच्चे माल की कमी, रोजगार के अवसरों के विषय में जानकारी ना होना, बिजली की कमी, मशीन की टूट फूट, लोगों की रोजगार बदलने की प्रवृत्ति आदि के कारण जब बेरोजगारी पाई जाती है तो ऐसी बेरोजगारी को संघर्षात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। तो इसका जो 3 में भरना है खाली स्थान में वह संघर्षात्मक बेरोजगारी हो जाएगा। इसके अलावा संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो कुछ उद्योगों के दीर्घकालीन ह्रास के कारण पाई जाती है, जिसमें कारणों में अगर बात की जाए तो जब उत्पादन के अन्य कारकों जैसे श्रम के अलावा की पूर्ति में कमी होती है तब संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। या कह सकते हैं जब श्रमिकों के पास नए उभरते हुए उद्योगों के लिए कोई निपुणता नहीं होती है, कोई कौशल नहीं होता है, तब संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। या जब उत्पादन तकनीक में परिवर्तन होता है तब संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। और ध्यान रखने वाली बात है कि संरचनात्मक बेरोजगारी जो है अल्पविकसित और विकासशील जैसे देशों में पाई जाती है, भारत में भी पाई जाती है और दीर्घकालीन प्रकृति की होती है। अगला जो क्वेश्चन है, कर दरों में से लोगों की प्रयोज्य आय कम होती है। कर दरों न्यून वृद्धि या कमी से। तो कर दरों में वृद्धि से लोगों की प्रयोज्य आय क्या होती है? कम होती है। तो वृद्धि इसका सही आंसर है। अगला 5 नंबर खाली स्थान, मांग वर्तमान संसाधनों पर मांग के दबाव से सृजित करता है। न्यून मांग या अधिमांग। तो अधिमांग जो है वर्तमान संसाधनों पर मांग के दबाव को सृजित करता है, तो इसमें हो जाएगा अधिमांग। अगला, आयात समग्र मांग के घटक होते हैं। तो आयात समग्र मांग के ऋणात्मक घटक होते हैं, तो इसमें ऋणात्मक हो जाएगा। अगला खाली स्थान, अंतराल को पूर्ण रोजगार स्तर के आगे की नियोजित समग्र मांग तथा पूर्ण रोजगार के अनुरूप समग्र मांग के बीच अंतर द्वारा मापा जाता है। तो स्फीतिक अंतराल को पूर्ण रोजगार स्तर के आगे की नियोजित समग्र मांग तथा पूर्ण रोजगार के अनुरूप समग्र मांग के बीच अंतर द्वारा मापा जाता है, तो इसका हो जाएगा स्फीतिक अंतराल। अगला खाली स्थान की स्थिति अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी अथवा अल्प रोजगार होती है। तो अस्फीतिक अंतराल की स्थिति अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी अथवा अल्प बेरोजगार होती है। और स्फीति हो जाएगा फिर खाली स्थान 9 नंबर क्वेश्चन में, नीति से अभिप्राय सरकार की आय था व्यय नीति से है। तो राजकोषीय नीति से अभिप्राय सरकार की आय था व्यय नीति से है। और अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में साख की उपलब्धता को कम करने के लिए आरबीआई द्वारा विपरीत रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। ठीक है, बढ़ाया जाता है। अब इसमें अगला जो
इसमें सत्य एवं असत्य की पहचान करना है। पूर्ण रोजगार संतुलन से अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से है जब संसाधनों के पूर्ण उपयोग के साथ AS बराबर AD होता है। ठीक है, सत्य है। अगला, प्राकृतिक बेरोजगारी में संघर्षात्मक तथा संरचनात्मक बेरोजगारी की स्थिति होती है, यह भी सत्य है। फिर 3 नंबर, सरकार उपभोग व्यय में वृद्धि से एग्रीगेट डिमांड में कटौती होती है। सरकारी उपभोग व्यय में वृद्धि से एग्रीगेट डिमांड में कटौती होती है, तो सरकारी उपभोग व्यय में वृद्धि से समग्र मांग में कटौती होती है, यह गलत है। अगला क्वेश्चन है, समग्र मांग AD तब न्यून होता है जब अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता होती है। सही है, समग्र मांग उसी समय न्यून होता है या कम होता है जब अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता होती है, तो 4 सही है। अगला 5 नंबर, यदि अधि मांग की स्थिति में कीमत स्तर में वृद्धि नहीं होती है। अधि मांग की स्थिति में कीमत स्तर में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, अधि मांग की स्थिति में कीमत स्तर में वृद्धि नहीं होती है, 5 गलत। 6, अस्फीतिक अंतराल को अधि मांग के रूप में मापा जाता है, गलत है। अस्फीतिक अंतराल को न्यून मांग के रूप में मापा जाता है और स्फीतिक अंतराल को अधिमांग के रूप में मापा जाता है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि अस्फीतिक अंतराल को न्यून मांग के रूप में मापा जाता है और स्फीतिक अंतराल को अधिमांग के रूप में मापा जाता है, तो यहाँ दिया गया है अस्फीतिक अंतराल को अधिमांग के रूप में मापा जाता है, तो यह है गलत। अगला 7 नंबर, कर एक आवश्यक भुगतान है जो परिवारों द्वारा सरकार को दिया जाता है। कर एक आवश्यक भुगतान है जो परिवारों द्वारा सरकार, ठीक है, कर जो है परिवार ही देता है और सरकार को ही देता है। ठीक है, कर एक अनिवार्य भुगतान है जो नागरिकों द्वारा देश की सरकार को दिया जाता है, जिसको देने के बदले कोई लाभ नहीं मिलता है कर देने वाले को, तो यह सत्य है। अगला 8 नंबर है, सरकार द्वारा RBI के अधिक उधार लेने के कारण अर्थव्यवस्था में अधिक तरलता होती है। ठीक है, हाँ, तरलता बढ़ जाएगी, तो 8 नंबर भी सही है। 9 नंबर, मौद्रिक नीति को सरकार की बजट नीति भी कहा जाता है। मौद्रिक नीति नहीं, राजकोषीय नीति को सरकार की बजट नीति कहा जाता है, तो यह गलत है, 9 नंबर गलत है। अगर मौद्रिक की जगह राजकोषीय होता तो सही हो जाता। अगला 10 नंबर है, वाणिज्यिक बैंक की शाख निर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए CRR को बढ़ाया जाता है, CRR को कम किया जाता, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कॉलम फर्स्ट तथा कॉलम सेकंड में दिए गए कथनों के समूह में से सही युग्म के कथन का चयन करें। तो सही इसमें क्या है, अल्प रोजगार संतुलन, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का ना होना, अनैच्छिक बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता का ना होना, बेरोजगारी की समस्या, अनैच्छिक बेरोजगारी की समस्या। तो बेरोजगारी की समस्या जो है अनैच्छिक बेरोजगारी की समस्या ही है, तो बेरोजगारी में जो शामिल किया जाता है वह अनैच्छिक बेरोजगारी शामिल किया जाता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छा, मतलब काम करने का इच्छुक होता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, तो जो अनैच्छिक बेरोजगार होता है उसको मुख्य रूप से बेरोजगारी में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से C सही है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र के अभावी मांग तथा अधिमांग की समस्या से संबंधित लगभग 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन, जो प्रश्न आगामी UGC नेट एग्ज़ाम तथा TGT PGT एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही अगली क्लास में हम लोग सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।